Hello friends, you all are welcome to Atad Education Center classes, and in this video I am going to cover the topic income from house property. But before starting, please do subscribe my channel and press the bell icon. So let's start guys. देखिए गाइस, हमारे जो हैं हेड्स ऑफ इनकम, हमें पता है कि 5 हेड्स हैं। इनके बारे में एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम द सैलरीज जो है हमारी गाइस, ये हेड के अंदर वो इनकम कवर होती है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलती है जो भी एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। एंड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में गाइस, अगर आप कुछ भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं या फिर बना के मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेड करते हैं, तो उस सेल को करने से जो इनकम आती है वो हमारी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में कवर होती है, क्योंकि वो बिजनेस है। एंड इसके अंदर प्रोफेशन की इनकम भी कवर होती है। अगर आप मान लीजिए लॉयर हैं और आप कोई डॉक्टर इन प्रैक्टिस हैं या फिर आप चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, तो उससे आने वाली इनकम हमारी इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी में जाती है। गाइस एक बात ध्यान रखिए कि इनकम फ्रॉम जो पीजीबीपी है उसमें बिजनेस हम उसी चीज़ को मानते हैं अगर हम अपनी स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हैं, यानी बेसिकली गुड्स जिसे मैं डेली बेसिस पे ट्रेड करती हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ बेच दी, अपना कैपिटल एसेट उठा के बेच दिया जो कि मैं डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं करती, तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा। अगर आप कभी भी अपनी कैपिटल एसेट बेचते हैं तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर आता है। लेकिन अगर आप अपनी कोई स्टॉक इन ट्रेड बेचते हैं जो कि आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, यानी आप रिकरिंग बेसिस पे उससे ट्रेड करते हैं, तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर आएगा। और प्रोफेशन आपको पता ही है कि प्रोफेशन क्या होता है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि आज का टॉपिक है, जो कि मैं आज कवर करने वाली हूँ गाइस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो इनकम आती है जो हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने से आती है। देखिए गाइस, मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड उससे होने वाली रेंटल इनकम को ही हम इसके अंदर कवर करते हैं। मान लीजिए गाइस कि अगर मेरे पास मशीनरी है और मैंने उसे रेंट पे चढ़ाया, तो मशीनरी को भी रेंट पे चढ़ाने से मुझे रेंटल इनकम ही हो रही है, बट ये रेंटल इनकम मेरे हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो रही, इसलिए गाइस ये इस हेड के अंदर नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पे रेंट है बेसिकली, लेकिन हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए ये इनकम जो ये इनकम आई गाइस, ये इसके अंदर नहीं आएगी, बल्कि कहाँ पे आएगी, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये बाकी हेड्स में भी नहीं आ रही। और गाइस इसी तरह एग्जांपल देखिए, मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही थी, इसलिए मैंने उसे क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो गाइस यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब इनकम तो किसी ना किसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी से ही आ रही है, बट गाइस ये जो इनकम आ रही है इसमें रेंटल इनकम नहीं आ रही है। तो यानी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है बेसिकली, बट रेंटल इनकम नहीं है। तो गाइस ये इनकम भी फिर इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर कवर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी गाइस, जो कि इसका बेसिक है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के आने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट बेसिकली एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेकंड हमारा जो है कि यहाँ पे इस हाउस प्रॉपर्टी से किसी भी तरह की इनकम हो, लेकिन इनकम कैसी होनी चाहिए, बस रेंटल इनकम। आप जानते हैं हाउस प्रॉपर्टी से बहुत सारे तरह की इनकम हो सकती है। अगर आप सोल्ड कर दो तो कैपिटल गेन हो जाएगा, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लो तो पीजीबीपी में चला जाएगा गाइस। लेकिन हम रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं, रेंटल इनकम होगी तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर जाएगी। तीसरी गाइस ओनरशिप होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसकी ओनरशिप होनी चाहिए आपके पास। एक एग्जांपल सुनिए गाइस, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, एक मेरे पास घर था, मतलब हाउस प्रॉपर्टी थी बेसिकली। मैंने उसे अपने एक टेनेंट को रेंट पे दिया। फ्रेंड्स उस टेनेंट ने क्या किया, मेरे हाउस के 2 फ्लोर थे, ये फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो उसने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर में खुद रहने लगा एंड सेकंड फ्लोर जो था उसने किसी और को ही रेंट पे दे दिया। मतलब मैंने मान लीजिए उसे 20,000 पे अगर दिया था, तो उसने क्या किया, ये जो ऊपर वाला फ्लोर है उसे किसी और को मान लीजिए 15,000 पे दे दिया। तो गाइस यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी भी है इस इंसान के लिए, मैं बात कर रही हूँ इस इंसान की इनकम जो इसे रेंट मिला 15,000 रुपये की, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ गाइस। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी भी है और उसे रेंटल इनकम भी मिली है, तो दोनों चीज़ें गाइस। लेकिन एक चीज़ की कमी है जो कि है हमारी ओनरशिप। ये हाउस प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी है। तो इसलिए ये जो इनकम इसे मिल रही है फ्रेंड्स, ये फिर से कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो इनकम कवर होती है जो कि बेसिकली हमारे बाकी सारे हेड्स, यानी जो कि 4 हेड्स हैं उनके अंदर कवर नहीं होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे एक हाउस प्रॉपर्टी भी है, सेकंड यहाँ पे हमारे क्या है, रेंटल इनकम भी मिल रही है। लेकिन फिर भी ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये यहाँ पे ओनरशिप नहीं है इसके पास। ये जो मेरा टेनेंट है, ये इसके पास ओनरशिप नहीं है। इस तरह की लेट आउट मैंने उसे किया, फिर उसने किसी और को लेट आउट कर दिया, इसे सब लेटिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को कवर करने के बाद देखिए यहाँ पे गाइस, अब एक और चीज़ समझिए कि जो मुझे रेंट मिलता है, जो मुझे रेंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम इनकम टैक्स में? एनुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल वैल्यू। चलिए इसी की बात से अब मैं आगे आपको बताती हूँ एक चीज़। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए गाइस मुझे 2000 पर मंथ रेंट मिल रहा है अपने टेनेंट से। मैंने किसी को अपना घर दे रखा है, मान लीजिए ये मेरा घर है, मैंने किसी टेनेंट को दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, वो मुझे 2000 पर मंथ देता है, यानी पूरी एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 2000 इंटू 12, यानी बेसिकली 24,000 रुपीज़। लेकिन गाइस क्या हुआ कि एक हमारा टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? म्यूनसिपल टैक्स मतलब होता है हमारा ऑक्यूपेंसी टैक्स, यानी जो भी मेरे घर में मतलब जो भी ऑक्यूपाई कर रखा है प्रॉपर्टी को, उसको पे करना पड़ता है ये टैक्स। अभी मैं तो घर में नहीं रह रही, कौन रह रहा है? टेनेंट रह रहा है। तो ये किसकी लाइबिलिटी है, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की? टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये टैक्स पे करे। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने उसके बिहाफ पे कर दिया, यानी कि मैं कौन हूँ? मैं ऑनर हूँ, और मैंने उसके बिहाफ पे कर दिया, यानी क्या होगा गाइस, ये जो उसने मुझे पैसे दिए हैं 2000 इंटू 12 मंथ के लिए, उसके अंदर बेसिकली आप मानिए कि वो इंक्लूड है, ये असली अमाउंट ऑफ रेंट नहीं है। उसने मुझे इसके अंदर म्यूनसिपल टैक्स ऐड करके दिया है, यानी ये मेरा क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू नहीं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके अंदर से म्यूनसिपल टैक्स जो कि मैंने उसके बिहार पे किया है, मान लीजिएगा मैं उसके बिहार पे 2000 रुपीज़ पे किए हैं, तो मैं क्या कर दूँगी? 2000 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट कर दूँगी, तभी तो मेरा असली अमाउंट ऑफ रेंट, जिसे मैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू, अभी ये GAV था, अभी मैंने इसे नेट कर दिया, नेट रेंट कर दिया, तो नेट कितना हो गया मेरा? 24,000 में से माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 22,000। 22,000 गाइस क्या होता है हमारा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या पहले क्या था? ये ग्रॉस था, अब नेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हमारे रेंट को क्या बोलते हैं? एनुअल वैल्यू। लेकिन मैंने इसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी बिहाफ पे क्या पे किया था? म्यूनसिपल टैक्स पे किया था। तो यानी जो टेनेंट ने मुझे पैसा दिया, ये उसके अंदर म्यूनसिपल टैक्स ऐड था, इसलिए पहले मैं उसे माइनस कर दूंगी असली अमाउंट ऑफ रेंट। जैसे मैं असली अमाउंट ऑफ रेंट बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? नेट एनुअल वैल्यू। असली अमाउंट ऑफ रेंट मेरा आ गया 22,000। तो गाइस असली अमाउंट ऑफ रेंट क्या हो गया मेरा? 22,000। आगे बात करते हैं गाइस, जब मैंने इनकम निकाल ली उसके बाद हम इसमें से क्या लेते हैं? डिडक्शंस। अब गाइस आपने देखा कि मेरा NAV आ गया 22,000। ये देखिए NAV मेरा हो गया 22,000। अब फ्रेंड्स आपको पता है हर हेड के अंदर डिडक्शंस हैं। क्यों है? बेसिकली समझिए गाइस, रिसीट हमारी भी कभी भी इनकम के बराबर नहीं होती है। मान लीजिए गाइस, मैंने जैसे मैं कुछ बना के बेचती हूँ, मेरे को बनाने में मैंने यानी रॉ मटेरियल ख़रीदे, मुझे 5,000 का एक्सपेंस लगा। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से बनवाया, बेसिकली वर्कर से बनवाया, एम्प्लॉयज़ से बनवाया, क्योंकि फ्री में तो करेंगे नहीं, तो 5,000 का और एक्सपेंस लगा, एंड बाकी 5,000 कोई छोटे मोटे एक्सपेंस लगे, यानी मुझे टोटल कितना? 5,000 प्लस 5,000 करके टोटल कितने? 15,000 का एक्सपेंस लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी सी फिगर मैंने ली है। अगर मान लो अब इसे मैं सेल करूँ, मैंने मान लीजिए इसे 30,000 पे सेल किया, तो गवर्नमेंट मुझसे अगर इस पर टैक्स मांगेगी तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरी इनकम 30,000 नहीं है गाइस। इसके पीछे ये जो मैंने एक्सपेंस किए पहले इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरा असली अमाउंट ऑफ इनकम आएगी, उसे बोलते हैं इनकम। ये 30,000 जो थी मेरी वो रिसीट थी, उसमें से मुझे क्या माइनस करना चाहिए? एक्सपेंस माइनस करना चाहिए, तभी तो मेरी इनकम आएगी। तो 15,000 पे मुझे टैक्स देना चाहिए, ना कि 30,000 पे। फ्रेंड्स इसी तरह हर, ये तो PGBB का एग्जांपल हो गया ना एक तरह से, क्योंकि मैं बना के बेचती हूँ। तो इसी तरह हर हेड की इनकम को क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंस किए हैं जो कि मुझे
माइनस करने चाहिए, गवर्नमेंट हमें माइनस करने का अलाउ करती है। इसी तरह गाइस हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लेकिन हर चीज़ का एग्जांपल देखिए गाइस, सैलरी जो होती है, सैलरी के लिए भी बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं। वैसे भी आप जानते हैं सैलरी क्या है, एक सेफ वे ऑफ अर्निंग मनी है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा एक्सपेंस तो इसे अर्न करने के लिए पीछे नहीं करने पड़ते। फिर भी मान लीजिए गाइस, मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं रेंट पे रहना पड़ता है मुझे वो इनकम अर्न करने के लिए, और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये छोटे छोटे एक्सपेंस मत काउंट कराओ, इसकी जगह आप एवरेज बेसिस पे 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंस वो डिडक्शन ले लो। तो गाइस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन इसे हम बोलते हैं, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने वो छोटे मोटे मिसलिनियस एक्सपेंस किए हों या ना किए हों। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोफेशनल टैक्स होता है। प्रोफेशनल टैक्स का जो मतलब एम्प्लॉयज़ को पे करना पड़ता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स अगर आप पे करोगे तभी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमेशा ही आपको मिलेगा। इसी तरह गाइस अभी मैंने आपको NIV बताया, मेरा आया 22,000, तो ये मेरी एक तरह से रिसीट हो गई। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसके पीछे भी दो तरह के एक्सपेंस है। फर्स्ट एक्सपेंस क्या है, मान लीजिए गाइस मैं जहाँ पे रहती हूँ, मुझे मैंने क्या किया है, टेनेंट को रेंट पे रखा है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, उसकी लाइटिंग चार्जेस का, रिपेयर का, घर का, ये सारे एक्सपेंस क्या है, इन सब का डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इस इनकम को अर्न करने के पीछे मैंने एक्सपेंस किए। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से कहा कि छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंस मत काउंट कराओ, इसकी जगह क्या है, हम 30% आपको डिडक्शन दे दे रहे हैं। 30% किसका? इसी का 30%। अभी जो नेट निकला गया इसका निकालना है आपको, जस्ट इसके ऊपर जो होता है इसका 30% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। यानी अगर मैं करूँ, यानी गाइस मैं अगर करूँ ये 22,000 का 30% निकालूँ, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इसका डिडक्शन जो है 24 सबसेक्शन A के अंदर है। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं 22,000 का 30% आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। 6600 हमारा आ जाएगा ये, तो 6600 मैं इसमें से लेस कर दूँगी। तो फ्रेंड ये देखिए, पहले तो ये 24 सबसेक्शन A के अंदर आता है, इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये हर किसी को मिलेगा, चाहे आपने पे किया हो, मतलब कोई इसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंस किया हो या नहीं किया हो। तो बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले NIV आया, सॉरी NIV आया 22,000, उसमें से मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया। मुझे ये डिडक्शन क्यों मिला? क्योंकि ये हर किसी को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि हमारा एट द रेट ऑफ 30% है, जो कि हमारा आएगा 6600। तो मैंने ये माइनस कर दिया, तो 22,000 में से जब 6600 माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 15,400। लेकिन गाइज अभी भी ये मेरी इनकम नहीं है। आपने माइनस कर दिया लाइटिंग चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, इन सब की जगह मैं 30% माइनस कर दिया। लेकिन फिर एक और डिडक्शन मिलता है जो कि 24 सबसेक्शन B के अंदर ही, 24 सबसेक्शन B था, लेकिन 24 सबसेक्शन A था। 24 सबसेक्शन B के अंदर भी हमें एक डिडक्शन मिलता है जो कि इंटरेस्ट का डिडक्शन। फ्रेंड देखिए अब ये क्यों मिलता है, हमें बाकी सारे एक्सपेंस का डिडक्शन तो मिल गया, लेकिन गाइस ये डिडक्शन क्यों मिलता है उसको देखिए। फ्रेंड्स मैंने कहा गवर्नमेंट से, हे गवर्नमेंट, जिसमें मेरा टेनेंट अभी रहता है, उस घर को खरीदने के लिए, घर बनने से पहले बेसिकली मैंने एक लोन लिया था, मान लीजिए गाइस 1 लाख रुपीज़ का। ओके फ्रेंड्स, तो 1 लाख रुपीज़ का मैंने एक लोन लिया था, एंड उसका इंटरेस्ट अभी भी मैं पे करती जा रही हूँ। मतलब मुझे जितना इनकम नहीं मिलता, मेरा टेनेंट मुझे कितना देता है, अभी मैंने आपको बताया 30,000 रुपीज़, आई गेस 30,000 मान लीजिएगा, 30,000 रुपीज़ देता है। उसमें से मुझे 12,000 रुपये तो इंटरेस्ट ही पे करने पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी गवर्नमेंट है कहती है इसका भी डिडक्शन आप ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस ये जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट का डिडक्शन देती है वो हमें देती है प्रमोट करने के लिए, कि हम अपना जो लोन है या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करें, बैंक से, बैंक के थ्रू पूरी करें। अगर आपने या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, हम अपने जो भी फ्रेंड्स से या फिर साहूकार बोलते हैं गांव में जैसे, उन सब से लोन लेंगे तो हम किसके अंदर फंस जाते हैं, जो पे नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी के अंदर फंसे रह जाते हैं। उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट हमें प्रमोट करती है कि हम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें। अगर कल को जाके आपने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया गाइस, तो आपको ये जो डिडक्शन है इंटरेस्ट का वो नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें क्यों मिलता है गाइस, हमें मिलता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अगर हम लें तभी हमें ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। इसलिए मिलता है जिससे हमें प्रमोट करने के लिए कि हम बैंक के थ्रू अपनी ये ट्रांजेक्शन करें।
ना कि किसी फ्रेंड से या फिर किसी और वे से। ओके फ्रेंड्स, तो यानी मैंने आपको सेकंड डिडक्शन बता दिया जो कि हमारे 24 सबसेक्शन बी के अंदर है, 24 सबसेक्शन बी के अंदर है गाइस। तो इस ये डिडक्शन को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। किस चीज़ का डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का डिडक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया मेरा NIV आया सबसे पहले 22,000, राइट। 22,000 मेरा क्या गया? NIV। उसमें से मैं माइनस कर दिया 6600। 6600 माइनस करने पे मेरा क्या आ गया? ये 15,400। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगी अपना इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट गाइस मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए कि 400 रुपीज़ है, ठीक है। 400 में माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? मैं 50,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। और यही हमारा बेसिक है, जिससे हर तरह से हम इसी तरह से इनकम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम स्लाइड्स पे गाइस, जो मैंने आपको बताया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये कि हमारी जो है हाउस प्रॉपर्टी, उससे बहुत सारे तरह की इनकम हो सकती है। अगर मैं उसे सोल्ड कर दूँ तो मुझे कैपिटल गेन हो जाता है। अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लूँ तो मुझे क्या हो जाता है मुझे इनकम फ्रॉम PGBP, यानी बिजनेस के अपने ही बिजनेस के लिए यूज़ कर लूँ तो ये इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम PGBP के अंदर जाएगी। और फॉर एनी अदर पर्पज़, जैसे कि मैंने अगर मान लो वो मेरा घर था, उसे 2 दिन के लिए शूटिंग पे दे दिया तो मुझे कमीशन हमेशा मिलेगा, है ना। तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा। लेकिन मैं बताए हाउस प्रॉपर्टी से तो बहुत सारी तरह की इनकम हो सकती है, लेकिन हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा इनकम कवर होगा? जो कि मुझे कहाँ से मिला होगा? रेंट पे चढ़ाने थे। यानी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम ही हमारी किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली इनकम भी हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर कब जाएगी इनकम? जब मुझे हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे स्लाइड पे हम जाते हैं। ये हमारा यहाँ पे सेक्शन 22 इसका बेसिक सेक्शन है, जो कि बेसिस ऑफ चार्ज बताता है। इसे एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए गाइस क्या लिखा है? हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। हमने ये बता दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाता है क्या, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी गाइस बेसिकली आप समझिए एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई गैराज है मेरे पास, कोई गोडाउन है, या फिर कोई बिल्डिंग है, या फिर मेरा खुद का घर है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसे हम बोलते हैं, जिसमें मैं खुद रिसाइड करती हूँ, उसे भी माई हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड गाइस जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वो किसी आकाश में नहीं बनेगी, हवा में नहीं खड़ी होगी, ज़मीन पे खड़ी होगी। इसलिए हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हमारा जो लैंड होता है जिस पे वो खड़ी होती है, उसे भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाता है। लेकिन गाइस मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बस ज़मीन है, तब वो किसी चीज़ का पार्ट माननी चाहिए क्या? वो हाउस प्रॉपर्टी अकेले कहलाएगी? वैकेंट लैंड बोलते हैं खाली ज़मीन, उसे नहीं माना जाएगा। यानी अगर कल को इसे मैं रेंट पे चढ़ा दूँ तो इससे होने वाली इनकम मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाएगी, IFOS में जाएगी, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यानी अगर घर है तो ज़मीन को उसका पार्ट माना जाएगा, अगर घर ही नहीं है तो ज़मीन वैकेंट लैंड है, यानी वैकेंट लैंड को हम क्या नहीं मानेंगे? हाउस प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करते। एंड गाइस एक चीज़ समझिए, मैंने आपको बताया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर जाने के लिए ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन इस ज़मीन की ओनरशिप होनी ज़रूरी नहीं, ये लीज़ पे हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मेरा घर क्या है, मेरा खुद का है, एंड ज़मीन क्या है, मैंने लीज़ पे ले रखी है, मेरी मतलब ज़मीन की ओनरशिप मेरे पास नहीं है, और मैंने अगर अपनी कल को हाउस प्रॉपर्टी किसको चढ़ा दी? रेंट पे चढ़ा दी, तो इनकम होने वाली जो इनकम हुई मुझे रेंटल इनकम, वो मेरे HP के हेड के अंदर ही जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ही जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि ओनरशिप नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप चाहिए थी, वो मेरे पास है, हालांकि मेरे पास मतलब लैंड की ओनरशिप नहीं है। देखिए यही गाइस लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अटैच टू द बिल्डिंग, एंड लैंड अपार्टमेंट मीन्स कनेक्टेड टू द बिल्डिंग। जो भी यहाँ पे लिखा है वो सब मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है। यहाँ पे देखिए अगर लिखा है लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड करती है तो ये IFOS के अंदर जाएगा, क्योंकि वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है? मेरा लैंड है। एंड सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी मैं बता दिया किसके अंदर जाएगा? IFOS के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मेरे पास उसकी ओनरशिप नहीं है, मतलब मेरे टेनेंट ने दोबारा चढ़ा दी, सब लेट कर दिया, लेकिन उसके पास उसकी ओनरशिप नहीं थी। एंड देखिए गाइस, SSC मस्ट बी द ओनर ऑफ द रेंटल हाउस। ये मैंने आपको बताया कि ओनर होना चाहिए, तभी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा।
लेकिन एक चीज़ समझिए, ये प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, असेसमेंट ईयर में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों गाइस? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हैं असेसमेंट ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में ओनरशिप होना ज़रूरी है। अब चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की ओनर अब मैं हूँ या नहीं हूँ, है ना? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर कौन सी ईयर होता है, ईयर जिसमें हम इनकम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, एंड असेसमेंट ईयर उस इनकम पे जब टैक्स लगाया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में उस ओनर हूँ और मुझे रेंटल इनकम मिली, हम उस इनकम की बात करें। अब असेसमेंट ईयर में हम उसके ओनर हैं या नहीं है, मैंने अभी उसे रेंट पे चढ़ा रखा है कि नहीं चढ़ा रखा है, उससे हमें बेसिकली कोई भी मतलब नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एक चीज़ नीचे लिखी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेसिक फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, मैं बताया कि मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड, मैंने आपको बताया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है। एनुअल वैल्यू मतलब क्या होता है, मेरा रेंट है ना, तो मेरा रेंट जो है उसे बोलते हैं हम एनुअल वैल्यू। लेकिन मैंने आपको बताया गाइस, ये तब तक ग्रॉस रहेगा जब तक मैं इसमें से म्यूनसिपल टैक्स ना माइनस कर दूँ। लेकिन एक चीज़ समझिए, हम म्यूनसिपल टैक्स तभी माइनस करते हैं जब मैंने यानी ऑनर ने उसे पे किया हो। क्यों ऑनर ने क्यों पे किया हो फ्रेंड्स? इसलिए ऑनर ने पे किया हो क्योंकि अगर टेनर ने पे किया तो यानी जो उसने मुझे इनकम दी, यानी मुझे 12,000 का रेंट दिया था ना उसने, 24,000 का, उसके अंदर वो इंक्लूड है ही नहीं। जब मैंने उसके बिहाफ पे नहीं किया तो मुझे ऐड करके क्यों देगा? वो मुझे कितना दे रहा था? मुझे 24,000 पे कर रहा था, है ना फ्रेंड्स? 24,000 जो पे कर रहा था, अगर मैंने उसके बिहाफ पे मतलब उसने अपना 2,000 का जो म्यूनसिपल टैक्स है खुद पे किया, तो यानी वो अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसलिए अमाउंट ऑफ रेंट पहले से ही है, यानी ये पहले से ही मेरा क्या है, एनआईवी है। इस मैंने म्यूनसिपल टैक्स इसके बिहाफ पे नहीं किया, तो इसलिए 24,000 में से तब हम म्यूनसिपल टैक्स माइनस नहीं करेंगे। तो म्यूनसिपल टैक्स अगर ओनर ने पे किया है तब हम लेस करेंगे, अदरवाइज हम लेस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और एक और चीज़, म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन हमें एक तरह से कैश बेसिस पे मिलता है। अगर मैंने उसे पे किया है तो मुझे मिलेगा, चाहे मैंने पास्ट ईयर्स के लिए पे किया है या कभी के लिए पे किया है। अगर मान लीजिए अभी 22-23 चल रहा है, 22-23 में मैंने 19-20 18-19 इन सब का मिला के 30,000 पे किया है। करंट ईयर और पुराने सालों का मिला के कितना पे किया है, 30,000। तो मुझे पूरा 30,000 का मिलेगा, ये नहीं कि बस करंट ईयर का मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी आप पे करोगे पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने तो आपको बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने मिसलेनियस एक्सपेंस किए हों या ना किए हों। और ये डिडक्शन जो इंटरेस्ट का डिडक्शन गाइस, लेकिन ये किस बेसिस मिलता है, इनकर किया है आपने, मतलब आप पे करो या ना करो, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है एक्सपेंस तब आपको मिलेगा। तो यानी देखिए गाइस, अगर मान लीजिए मुझे हर साल 2,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो मान लीजिए ये पे करना पड़ता है लेकिन अब तक मैंने बैंक वालों को ये पे नहीं किया है, तो भी मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा, यस मिलेगा। ठीक है, तो गाइस 3 चीज़ें हो गई। पहले तो म्यूनसिपल टैक्स आपको मिलता है किस बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे, बस आप पे कर दो मिल जाएगा आपको। एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता, आपको पे करे या ना करे हर किसी को 30% मिलेगा। एंड ये जो थर्ड थिंग है, ये डिडक्शन ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट का डिडक्शन, बेसिकली इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कब मिलेगा, बस एग्जिस्ट करना चाहिए एक्सपेंस, ड्यू होना चाहिए, बाकी आपने पे किया हो या ना पे किया हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे कैलकुलेट होती है। यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस क्यों, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स उसके अंदर इंक्लूड है, वो 24,000 जो होता है उसके अंदर 2,000 इंक्लूड है ना। तो 2,000 में माइनस करूँगी तब मेरी एनआईवी आएगी। तो ये देखिए ग्रॉस से मैंने इसे नेट में कन्वर्ट कर लिया। देन डिडक्शन, डिडक्शन मैंने आपको बताया 24 सब के अंदर कवर है, सेक्शन 24 के अंदर 24 सब सेक्शन ए में कौन सा कवर है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% ऑफ एनएवी, यानी इसका ही 30% आप माइनस कर सकते हैं। ये किस लिए मिला था, मैंने बताया था आपको, मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए, लाइटिंग चार्जेस के लिए, जैसे रिपेयरिंग के लिए, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए। तो इसलिए मुझे ये 30% मिला है। यानी अगर कहीं अलग से मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो उन्होंने क्या क्या एक्सपेंस किए हैं, लाइटिंग चार्जेस, रिपेयरिंग, तो हमें उसे इग्नोर करना है, यस हमें उसे इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि हमें 30% उसी के लिए तो मिल रहा है, तो हमें दोबारा उसका डिडक्शन दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए उसे क्या करना है आपको, इग्नोर। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ये आपको कब मिलेगा, मैंने बताया जब आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, तभी आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, इसे याद रखिए, इसी के बेसिस पे आगे सब कुछ कवर होगा। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ समझिए, मैंने आपको बताया ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ना, अब ये क्या हमें ऐसे ही मिल जाता है, मैंने आपको बताया मैंने 24,000 पर एनम मतलब क्या, एनुअल वैल्यू पर एनम पे चढ़ा रखा है, इतना हो जाता है।
कहे नहीं, एक और चीज़ समझिए। एक हमारी दो चीज़ें होती हैं हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमारा बेसिकली। एक होता है हमारा एक्चुअल रेंट, जिसे हम ARR बोलते हैं, और एक होता है एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब ये एक्चुअल रेंट का क्या मतलब, जितने पे मैंने चढ़ा रखा है उसे बोलते हैं एक्चुअल रेंट। अभी मैं 24,000 पे चढ़ाया था, इसे बोलते हैं क्या, एक्चुअल रेंट। और मार्केट में इसकी वैल्यू मान लीजिए गाइस 30,000 चल रही है। तो फ्रेंड्स ये जो 30,000 चल रही है ना, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मैं चाहती तो मैं कितने पे चढ़ा सकती थी, 30,000 पे, लेकिन मैंने कितने पे चढ़ाया, 24,000 पे। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने अपने पड़ोसी या रिश्तेदार को दिया है तब आपने कम पे चढ़ाया, लेकिन इसकी असली वैल्यू कितनी, 30,000। तो हम तो 30,000 को ही क्या मानेंगे, आपकी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मतलब गाइस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि अभी भी इसमें से क्या माइनस करना बाकी है, म्यूनसिपल टैक्स एंड डिडक्शन लेने बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30,000 यानी इनमें से अगर मान लीजिए कल को ये एक्चुअल रेंट भी मान लीजिए मैंने 30,000 पे चढ़ाया है एंड मार्केट वैल्यू क्या है, 24,000 है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, इनमें से हायर जो है वो अपना फ़ायदा देखते हुए 30,000 को फिर आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेगी, 24,000 को नहीं। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा GAV क्या होगा, गवर्नमेंट हमारी इनकम यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसे मानेगी, या तो हमारा एक्चुअल रेंट या हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। इनमें से जो भी हायर होगा उसे ही वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। बाकी तो बात की बातें हैं, जो हमें इसका डिडक्शन मिलेगा, इसका डिडक्शन मिलेगा, इन दोनों का मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया 24 एक्चुअल रेंट रियलाइज मतलब क्या होता है, जो मैंने जितने पे चढ़ाया है, और एक्सपेक्टेड क्या होता है, जो मार्केट में चल रहा है। लेकिन एक और चीज़ समझिए फ्रेंड्स, ये जो मार्केट में जिसे मैं बोला एक्सपेक्टेड रेंट, ये कैसे निकलता है, ये क्या मुझे कोई बता के जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट मार्केट में चल रहा है 30,000 का, नहीं, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू, पूरा लिख लीजिएगा इसे, म्यूनसिपल वैल्यू MV। सेकंड हमारा है स्टैंडर्ड रेंट, और यहाँ पे हमारा फेयर रेंट। फ्रेंड्स देखिए, ये 3 चीज़ें क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू यानी उसी, ये जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है जिसे मैंने अभी 24,000 पे चढ़ा रखा था, म्यूनसिपल वैल्यू कौन डिसाइड करता है, म्यूनसिपल अथॉरिटी। ठीक है, मान लीजिए ये 24,000 पे मैं चढ़ा रखा था, लेकिन म्यूनसिपल अथॉरिटी के हिसाब से ये कितने पे होना चाहिए था, मान लीजिए 30,000 पे। और फेयर रेंट, जो फेयर रेंट असलियत में इसे फेयर रेंट को भी मार्केट वैल्यू बोलते हैं, फेयर रेंट के हिसाब से ये 32,000 पे होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट फिर से कहती है इनमें से जो हायर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो 32,000 क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन हमारा जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो बोलता है कि आप इस जो लिमिट ये प्रिस्क्राइब करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। बेसिकली इनमें से हायर लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैं मान लीजिए गाइस, ये मेरा स्टैंडर्ड रेंट 28,000 बोलता है, तो गाइस आप क्या करेंगे, इन दोनों में से हायर लेंगे। 32,000 एंड 30,000 में से हायर क्या है, ये हायर है, लेकिन ये 28,000 को एक्सीड नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट मेरे क्या हो जाएगा, 28,000। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप समझिए गाइस, मैंने असलियत में उसे कितने पे चढ़ाया, 24,000 पे, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक्सपेक्टेड रेंट अगर आपका ज़्यादा निकला तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। तब मेरा ये जो म्यूनसिपल वैल्यू था वो कितना था, 30,000 का था। वो म्यूनसिपल वैल्यू 30,000 बोल रहा था, मेरा फेयर रेंट कितना बोल रहा था, 32,000 बोल रहा था। अब गवर्नमेंट तो इनमें से हायर ही ले लेगी, तो कितना हो जाएगा, 32,000। 32,000 का उन्होंने ले लिया, लेकिन असली इनकम मेरी कितनी है, असली इनकम तो मेरी बस 24,000 है ना। तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, बेसिकली मुझे 32,000 माइनस 24,000, यानी मुझे 8,000 पे ज़्यादा रेंट देना पड़ा है। 8,000 क्या है, जो कि मैंने अर्न ही कभी नहीं किया, उस पर मुझे ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देके इन दोनों में से हायर को क्या मान ले रही है, मेरी GAV मान ले रही है। और अगर वो इससे एक्सीड कर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ जा रहा है। तो मुझे 32,000 पे करना पड़ा है, असलियत में मैंने अर्न कितना किया, 24,000। इसलिए रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है कि बेसिकली आप मतलब कि चाहे आप 30,000 एंड 32,000 में से हायर लीजिए, लेकिन एक्सीड नहीं करना चाहिए उस लिमिट को जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो रेंट कंट्रोल एक्ट ने स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं इसे हम, स्टैंडर्ड रेंट अगर 28,000 कह दिया तो इनमें से हायर लो आप, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अब यहाँ पे 30,000 आया, तो 30,000 इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए आप 28,000 को क्या मानोगे, अपना एक्सपेक्टेड रेंट। तो अब आप देखिए गाइस, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 28,000, एंड मैंने चढ़ाया कितने पे था, 24,000। तो इनमें से हायर कौन सा आया मेरा,
ये वाला। तो 28,000 मेरा क्या हो गया GAV। तो 28,000 में से अगर मैं 24,000 माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा 4,000 का लॉस हुआ। नहीं तो अब तक मुझे कितना हो रहा था, 8,000 का लॉस हो रहा था। यस, 8,000 का लॉस हो रहा था, लेकिन अब मुझे 4,000 का लॉस हो रहा है। यानी मैं 24,000 कमाई, लेकिन मैं 28,000 पे टैक्स दे रही हूँ। नहीं तो अब तक मैं 24,000 कमाया था, मुझे 32,000 पे टैक्स देना पड़ रहा था। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये स्टैंडर्ड रेंट का कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने तो चढ़ाया था 24,000 पे। अब ये जो मेरा मतलब फेयर रेंट था वो मान लीजिए 32,000 था अभी भी, और ये था हमारा 30,000 ही था। इनमें से हायर क्या है 32,000, लेकिन मेरा रेंट कंट्रोल एक बोल रहा है मान लीजिए 40,000 की 40,000 होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स अब की इनमें से दोनों में से हायर क्या है, ये वाला है ना, लेकिन ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 40,000, तो वैसे भी ज़्यादा नहीं है। तो 32,000 ही क्या हो जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। तो 32,000 एंड 24,000 में से फिर हम हायर लेंगे जो कि है ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा GAV हो जाएगा। इसमें से बाकी आप बाद का माइनस करते रहिए, म्यूनसिपल टैक्स, उसके बाद ये 24 के डिडक्शन। ओके, आ जाइए स्लाइड पे देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने कैसे निकाला है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट जो भी हायर होगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आपने कम पे चढ़ाया, 24,000 का मैंने चढ़ाया था और मार्केट में इसकी वैल्यू 30,000 चल रही थी। तो गवर्नमेंट बोलती है इनमें से जो भी हायर होगा वही हम आपकी GAV लेंगे, बाद में आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस कीजिए और जो भी आप माइनस करते हैं 24 के डिडक्शन के अंदर। ओके, तो बेसिकली इस तरह हमारे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है। लेकिन मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड रेंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है, कोई बता के नहीं जाता 30,000 मार्केट में चल रहा है। तो कैसे निकालते हैं ये, ऐसे देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट और ये एक्चुअल रेंट। ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट मैंने कैसे निकाला है, हायर ऑफ म्यूनसिपल एंड फेयर वैल्यू, लेकिन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट से। यानी अभी आपने देखा 32,000 30,000 है ना। तो 32,000 मेरा क्या था, म्यूनसिपल टैक्स म्यूनसिपल वैल्यू थी। 30,000 हमारा फेयर रेंट था, लेकिन ये ज़्यादा किससे नहीं जाता। 28,000 जो कि मेरा स्टैंडर्ड रेंट था उससे ज़्यादा नहीं जा सकता था, इसलिए 28,000 ही मेरा क्या हो गया था एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। फिर एक्चुअल रेंट की बात करूँ तो मैं 24,000 पे चढ़ा रखा था, और ये मैंने अभी निकाला तो आपको बताया 28,000 आ गया था मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। तो इन दोनों में से जो हायर होता है वही मेरा GAV होता है। अभी हमने ऊपर देखा है ना, तो हो जाएगा मेरा GAV। तो पहले तो आपको ये ऐसे निकालना पड़ेगा, देन एक्चुअल रेंट तो आप निकाल ही सकते हैं इजीली, क्योंकि एक्चुअल का मतलब क्या है, जो एकदम एक्चुअल है। अगर मान लीजिए इसमें तो मुझे 2,000 मेरा टेनेंट दिए बिना भाग गया तो मेरा 22,000 एक्चुअल हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअल तो आपको एक्चुअल तरीके से निकालना है, कितना मिला आपको वही आपका एक्चुअल है ना। तो उन जब निकल जाएगा आपका एक्चुअल एंड वो, तो उसमें से आपको क्या ले लेना है, बस हायर ले लेना है ना। तो वही हायर आपका क्या हो जाएगा GAV। तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा नहीं करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए। आपको बस क्या करना है, पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, एक्चुअल रेंट निकालना है, उन दोनों का हायर जो आएगा वो आपका GAV हो जाएगा। फिर GAV में से आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे जो कि आपके टेनेंट के बिहाफ पे आपने पे किया है। फिर वो GAV में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने के बाद क्या करते हैं हम, GAV में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने के बाद हम करते हैं उसमें से कि पहले तो NIV आ जाएगा, जो म्यूनसिपल टैक्स में माइनस कर लूँगी उसके बाद मेरा NIV आ जाएगा। उस NIV में से 24 की डिडक्शन माइनस कर लूँगी, जो कि आपको पता है वो छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए 30% डिडक्शन मिल जाएगा एंड बाकी के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये बेसिक फॉर्मेट हो गया निकालने का। तो आ जाइए स्लाइड पे देखें, ये आपका कवर हो गया। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं और आप ये खुद निकालिए, अगर देखिए कि ये निकल रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है 1,20,000, फेयर एंड कितना है 1,60,000 एंड एक्चुअल एंड पर मंथ में पे करी 10,000, यानी बेसिकली 10,000 इंटू 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा मेरा 1,20,000 मुझे रेंट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अनरियलाइज रेंट है 2 मंथ्स के लिए, तो 2 महीने के लिए अनरियलाइज रेंट है, यानी कितना हो जाएगा 20,000। तो 20,000 मुझे नहीं मिला, तो ये माइनस कर दोगे तब आपका एक्चुअल आ जाएगा। यानी आपको कितना मिला 1,00,000 रुपीज़ मिले, तो 1,00,000 रुपीज़ आपका एक्चुअल रेंट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टेप वाइज। ये देखिए 1,00,000 रुपीज़ ये हो गया एक्चुअल रेंट, ARR जिसे हम बोलते हैं। एंड एक्सपेक्टेड रेंट आप खुद निकालिए कितना आता है आपका। देखिए ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट इन दोनों में से हायर। तो हायर क्या है 1,60,000, लेकिन ये किससे ज़्यादा नहीं जा सकता हमारे स्टैंडर्ड रेंट से। तो यानी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 1,50,000, क्योंकि 1,60,000 हालांकि हायर है बट ये 1,50,000 को एक्सीड नहीं कर सकता, इसलिए मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 1,50,000।
अब आपको पता है GEV इन दोनों में से हायर होता है, तो हायर क्या है 1,50,000 मेरा क्या हो जाएगा हायर। तो इसलिए मेरा GEV कितना हो गया, GEV मेरा हो गया 1,50,000। अब 1,50,000 में से मैं अपने 24 के डिडक्शन लूँगी। 24 सबसेक्शन ए का डिडक्शन मेरा कितना है, 24 सबसेक्शन ए के डिडक्शन में मेरा आता है कौन सा डिडक्शन, सॉरी पहले मैंने डिडक्शन ली थी। ये मेरा GEV हो गया। GEV को पहले NAV कर लेते हैं हम। NAV कैसे करते हैं, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करके। तो म्यूनसिपल टैक्स मेरा कितना है, ये देखिए यहाँ पे करंट ईयर में मैं 50,000 पे किया है, प्रीवियस ईयर में मैंने 30,000 पे किया था। और मैं कहा था आपको ये पेमेंट बेसिस में मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कब के लिए पे किया है, बस पे किया होना चाहिए करंट ईयर में। मैंने करंट ईयर में 80,000 रुपीज़ टोटल पे किए, मुझे 80,000 का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने माइनस कर लिया 1,50,000 में से, तो मेरी ये 70,000 हो गया। तो मेरा NIV कितना हो गया 70,000 है ना। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, NIV मेरा हो गया 70,000। अब NIV में से हम माइनस कर देते हैं सबसे पहले 24 सबसेक्शन ए का डिडक्शन। 24 सबसेक्शन ए का डिडक्शन कितना है 30% ऑफ NIV, यानी इसी 70,000 का 30%। तो कितना आ जाएगा 21,000। तो 21,000 मैं यहाँ पे माइनस कर लेती हूँ। 21,000 माइनस करने के बाद मेरा आएगा कितना 70,000 माइनस ये, तो 49,000 आ गया। 49,000 मेरा क्या हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि 24 सबसेक्शन बी का डिडक्शन मैं ले नहीं सकती, क्योंकि मैं जब कोई लोन ही नहीं किया तो इंटरेस्ट कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। मैं बताता एग्जिस्ट करना चाहिए लेने के लिए, तो मैं कोई लोन ही नहीं लिया था तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसलिए मुझे 24 सबसेक्शन बी का इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यानी 49,000 ही क्या हो गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आ जाइए यहाँ पे आंसर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देयरफॉर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 1,50,000 आ गया, और एक्चुअल रेंट हमारा कितना आ गया यहाँ पे बस ये 10,000 की, ये 4 मंथ कर दिया मैंने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट आया। नहीं तो आपका एक्चुअल रेंट क्या आता वही था, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। यहाँ पे हायर तो 1,50,000 ही आने वाला है। फिर इसमें से मैं म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दिया जो कि हमारा 80,000 था, मैंने कहा पेमेंट बेसिस पे मिलता है। ये हो गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। नेट में से जब मैंने अपना 24 सबसेक्शन ए का डिडक्शन माइनस किया 21,000, तो मेरी इनकम कितनी आ गई 49,000। तो यही आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई फ्रेंड्स। बाकी हम कल देखेंगे, कल की वीडियो में जब मैं आपको ये पूरा करा दूँगी। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको आगे के लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताएं।